नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सी टेट 2023 के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी, उसको लेकर हम आए हैं। साथ में जो हमारे अन्य सीरीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी, ऐसा नहीं उनको हम बीच में छोड़ेंगे। तो उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लेकर आएंगे। साथ ही आज हम सी टेट की भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सी टेट के लिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अति महत्वपूर्ण ये वन लाइनर्स क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो जो बायोगैस है तो उसमें मात्रा ज़्यादा किसकी रहती है? तो वह रहती है मीथेन। मीथेन है जो 100% अगर हमारा रहता है तो उसमें से 60% जो मात्रा रहती है बायोगैस में वह मीथेन की। तो मीथेन की रहती 60%। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1953 में, 1953 में। लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है किस पे? तो ये होता है जब लवणीय मृदा होती है जो, उसके लिए जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें जिप्सम और पाइराइट का यूज किया जाता है। ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई क्या होती है? तो जो ध्वनि तीव्रता को जो नापने की जो सामान्य इकाई है वह रहती है डेसिबल में। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता क्या है? तो जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं, जहाँ पर मशीनरी चलती रहती है, आपको देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा रहता है। क्यों? क्योंकि जो मशीनें होती हैं उनमें काफ़ी आवाज़ रहती है। तो जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र रहता है वहाँ पर जो स्वीकार मानक ध्वनि है वह 75 डेसिबल रखी जाती है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि, लेकिन जहाँ पर लोग रहते हैं, आवासीय जहाँ पर मकान है, रहने का स्थान जो लोगों का रहता है, आपने देखा है इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा रहने के स्थान से थोड़ा दूर बनाया जाता है। तो जहाँ पर आप रहते हैं उस क्षेत्र में जो स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता होती है वो 55 डेसिबल रहती है। ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में आभास होने लगता है। तो जब ध्वनि की तीव्रता यानी कि ज़्यादा अगर ध्वनि रहेगी, ज़्यादा अगर आवाज़ें होंगी तो जो हमारी सुनने की क्षमता होती है, जो हमारी सुनने की शक्ति होती है उसका आभास होने लगता है, यानी कि हमें कम सुनाई देना या कानों के प्रति अन्य काफ़ी बीमारियां आ जाना। तो क्या रहता है, जो श्रवण शक्ति में यानी कि जो सुनने की क्षमता है उसमें आभास होने लगता है, यानी कि दिक्कतें आने लगती हैं। तो कितना रहता है? जब 90 डेसिबल पर यह आ जाती है। प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है? 20,800 हर्ट्ज से अधिक। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जब समुद्र के अंदर उसकी गहराई नापी जाती है कि समुद्र कितना गहरा है, और अगर समुद्र में मान लीजिए कई बार आपने देखा है गोताखोर काफ़ी नीचे तक जाते हैं और उन्हें कोई सिग्नल देना है कि छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, कोई छुपी हुई अगर वस्तु समुद्र में है और उसका सिग्नल उनको अपने ऊपर देना होता है, समुद्र से ऊपर ही अपने जो टीम के मेंबर्स रहते हैं उनको, तो जो वो है तरंगे रहती हैं, ध्वनि तरंगों का प्रयोग, तो कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है? तो वो होती हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंग। कौन सी? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग रहता है 332 मीटर पर सेकेंड। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा आप घर में बच्चों से, माता पिता सभी जैसे जो भी एक सामान्य बातचीत जो करते हैं तो ध्वनि तीव्रता सामान्यतः कितनी रहती है? तो 60 डेसिबल तक होती है। फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता, तो कई बार आपने देखा फुसफुसाहट मतलब आप बिल्कुल किसी के कान के पास जाकर आराम से बात कर रहे होते हैं, तो फुसफुसाहट की जो ध्वनि तीव्रता है वह 30 डेसिबल रहती है। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? जब रॉकेट का जब इंजन है, जब रॉकेट आसमान की तरफ जाता है तो कितनी होती है? तो काफ़ी तेज़ आपको आवाज़ सुनाई देती है उसकी, तो कितनी रहेगी? 180 डेसिबल। जेट विमानों की गति को मापा जाता है, तो जेट विमानों की जो गति है उसको मैक इकाई में मापा जाता है। किसमें? मैक। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का क्या कारण होता है? तो जो न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर जो बीमारी रहती है इसका कारण ध्वनि प्रदूषण रहता है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो जो भारत सरकार के द्वारा
यह जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण, यह 1986 में लागू किया गया था। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई यह है रोंटजन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोंटजन ने की थी। और रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई, तो ये भी रोंटजन ने। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो जो रेडियोधर्मी अगर पोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा केरल में मिलता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम बीमारी होती है, किसके कारण होती है? तो यह जो बीमारी होती है यह किसके कारण होती है? तो यह होती है पराबैंगनी किरणों के कारण। नाभिकीय विकिरण अब बाद से बचने के लिए खाया जाता है। तो नाभिकीय विकिरण वगैरह से बचने के लिए, यानी परमाणु जो किरणें रहती हैं उनसे बचने के लिए क्या खाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पर खाया जाता है। क्यों? बचाव के लिए, ताकि जो नाभिकीय विकिरण है उससे बचाव हो सके। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। सौर विकिरण कहाँ पृथ्वी पर मिलते हैं? तो वह विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होते हैं। पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है, कैसे? तो पृथ्वी द्वारा जो पार्थिव विकिरणें छोड़ी जाती है वह विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ी जाती है। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वह होता है माइक्रोवेव। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का यूज होता है? जब टीवी पे प्रसारण होता है, आप टीवी में सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो जब वो यूज होती हैं जो उनसी तरंगें, वह कौन सी है? तो उनको रेडियो तरंगों का उसमें यूज किया जाता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सी है? तो देखिए सर्दियों के टाइम आपने देखा होगा काफ़ी धुंध हो जाती है, कोहरा छा जाता है, तो ऐसे में हमें कैसे दिखाई दे? तो उसके लिए हमें अगर अवरक्त की विकिरण होगी तो हम कोहरे के आर पार भी देख सकते हैं। अल्फा बीटा एवं गामा में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जो अल्फा बीटा और गामा रहती है तो सबसे ज़्यादा इसमें जो गामा है, गामा किरणों की क्षमता सबसे अधिक होती है। जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग का नाम क्या है? तो जैव जो प्रदूषण होता है जो जीवों के द्वारा होता है तो उसका नाम क्या है? एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, बोटुलिज्म, ट्यूलेमिया। तो ये जो जितने भी ये रोग हैं, जितनी भी ये बीमारियां हैं, ये जैव प्रदूषण से होती हैं। मोटर कारों में प्रदूषण जांचने के समय जांच की जाती है। तो जब मोटर कारों में प्रदूषण की जांच की जाती है तो किससे? शीशा एवं कार्बन कण की। अंटार्कटिक में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। जब अंटार्कटिक में जो ओजोन परत है, ओजोन परत में हमने सुना छेद हो जाता है, उससे क्या होता है? फिर जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य के द्वारा जो होती हैं वह डायरेक्ट पृथ्वी पर आने, उससे क्या होगा? उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो क्या होता है? अंटार्कटिका में पूछा गया कि जब ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश कौन से महीने में होता है? तो ये रहता है सितंबर और अक्टूबर माह में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश कब होता है? तो ये होता है मार्च और अप्रैल के माह में। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी? तो जो मोटर वाहनों से, जो कि आपकी बाइक, गाड़ी, कारों से जो प्रदूषक जो गैस निकलती है वह कौन सी होती है? तो ये आपको पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो ज़्यादातर जो नुकसान होता है पोल्यूशन का, वायु जो पोल्यूशन रहता है, किससे ज़्यादा होता है? तो फैक्ट्रियों से, कारखानों से सबसे ज़्यादा होता है। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा आजकल नुकसान है सभी को, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन इस पर टैक्स किसने लगाया सबसे पहले? कि ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग रुक सके, लोग थोड़ा ध्यान देंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। तो सबसे पहला देश है न्यूजीलैंड। फ्लाई ऐश का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्लाई ऐश का निर्माण कोयला के दहन, यानी जब कोयले को जलाया जाता है तब फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन सी? तो आपने सुना होगा, कई बार सुनने में आता है कि भी आज जो वर्षा हुई थी उसमें कुछ ऐसा पानी था कि जलन महसूस हो रही है बॉडी पे गिरने से, तो वो क्या होता है? उसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। तो किससे होती है? तो जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए ये जो गैसें होती हैं इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। और ये ऐसी अम्लीय वर्षा आमतौर पर जहाँ पर कारखाने ज़्यादा रहते हैं, ऐसे जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा उस जगह पर ज़्यादा होती है। कौन से देश में सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित है?
तो जो अम्लीय वर्षा है वह सबसे ज़्यादा नॉर्वे एवं स्वीडन। अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी? अम्लीय वर्षा जो हुई थी वह सबसे पहले स्वीडन में हुई थी। तो जो अम्लीय वर्षा देखी गई ये सबसे पहले कौन से देश में? तो आप कहेंगे स्वीडन। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तो यह क्या है? स्टोन कैंसर किस कारण होता है? यह अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो इसको डॉप्सन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं तो वो यूयूमेलिन कहलाते हैं। किस औद्योगिक के मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो रासायनिक पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा होता है वह चमड़ा उद्योग जहाँ पर होता है उससे होता है। पेंट उद्योग के श्रमिकों को करना पड़ता है किसका? तो देखिए जो आप दीवारों पे पेंट, दरवाजे, आपके दरवाजे, गाड़ियाँ, आपके घरों में आजकल सब जगह पेंट तो होता ही है। तो सबसे जो उसके कारीगर रहते हैं उनको सामना सबसे ज़्यादा किसका करना पड़ता है? तो सीसा प्रदूषण का उनको सामना करना पड़ता है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक कौन सा है? तो जो आपके मोटर कारें हैं, बाइकें हैं, इन सबसे ज़्यादा जो धुआं निकलने से जो सबसे ज़्यादा इसमें होता है जिससे प्रॉब्लम्स होती है वो होता है लेड यानी सीसा। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो इसका है पारा मर्करी। भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है तो वह है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है और सबसे पहला राज्य है जिसमें कि पूर्ण रूप से क्या है, प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लग चुकी है। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। और सबसे पहले अम्ल वर्षा कौन से में हुई थी? तो यह स्वीडन में हुई थी। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग है तो वह है जो नाभिकीय विकिरण से होता है तो वह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो जो अखबार है, अखबार पे जो इंक यूज की जाती है छपाई के वक्त, तो इसमें जो विषैला तत्व रहता है वो होता है लेड यानी कि सीसा। आँखों में जलन होती है तो किसके कारण रहती है आँखों में? तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। किस वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको पारिस्थितिक आतंकवादी? इसको सफेदा को। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रदूषक है किसका? वायु प्रदूषण का। ओजोन कौन सा प्रदूषक है? तो यह द्वितीय प्रदूषक है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो जो मिट्टी होती है जमीन में, मिट्टी का जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो चीज़ है क्या है? वो है प्लास्टिक। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया गया था तो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने। कौन? रॉबर्ट एक्स स्मिथ के द्वारा लाया गया था किसको? अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने ये रिसर्च की थी कि अम्ल वर्षा होती है और उन्होंने ही सबको इसके विषय में रिसर्च करके जानकारी दी थी। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। अगर हमारी सीरीज आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट सीरीज आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ। धन्यवाद।